के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की प्रथम पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीयो भागः के षष्ठः पाठः भारतीय संस्काराः के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है कि इस पाठ से यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो आपका छूटे नहीं। जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय संस्काराः पाठ है इसमें के सभी ऑब्जेक्टिव इसमें विराजमान हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको अच्छा लगे लाइक करें और अन्य अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए अब हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कौन महत्व को धारण किए हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कौन महत्व को धारण किए हैं? हमारा उत्तर होगा संस्कार। संस्कार जो है हमारे भारतीय जीवन में प्राचीन काल से महत्व को धारण किए हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि हमें अपने प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? तो हमें अपने प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं उन संस्कारों से ही हमें अपनी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संस्कार कुल कितने हैं? 16। एकदम बेहिचक प्रश्न आएगा। अब पूछता ही है। यह पाठ जो है मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछता ही है। इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। आप पिछला बैक ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल आया है। इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार कुल कितने हैं? 16। यह भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो है संस्कारों से होता है। हमारे चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि संस्कार में प्रायः कितनी विधाएं हैं, यानी संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 5 प्रकार के। संस्कार प्रायः जो है 5 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोत्तर संस्कार। ये 5 प्रकार के संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोत्तर संस्कार। इस प्रकार से संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कुल कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब पहला पढ़ा रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कुल कितने होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने पुस्तक का भी बढ़िया से आपको अध्ययन कराया है कि जन्म पूर्व जो है 3 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। जन्म से किसी भी बच्चे के जन्म से पहले, किसी के जन्म से पहले उसके 3 संस्कार हो जाते हैं और वे 3 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। गर्भाधान क्यों किया जाता है? गर्भ की रक्षा के लिए। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य है कि जो गर्भस्थ शिशु है वह संस्कारी हो। और तीसरा जो सीमंतोन्नयन संस्कार है उसका उद्देश्य है जो गर्भवती है वह सदैव प्रसन्न रहे। तो इस प्रकार से जन्म पूर्व संस्कार कुल कितने हैं? 3। प्रश्न संख्या 7 कहता है हमारा कि शैशव संस्कार कुल कितने हैं? तो शैशव संस्कार कुल कितने हैं? 6। शैशव संस्कार जो शैशव अवस्था में बालक जब शिशु की अवस्था में होता है उस समय वे संस्कार होते हैं। और शैशव संस्कार कुल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे शैशव संस्कार कुल कितने हैं? 6। और इसके बाद आता है शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार कुल कितने हैं? 5। शैशव संस्कार 6, जन्म पूर्व 3 और शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5। कौन कौन हैं? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। इस प्रकार से शैक्षणिक 5 संस्कार हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है।
जीवन काल में कुल जो है 12 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कितने हो गए? 3 हो गए। अब मरने के बाद 1 हो गया। यानी जन्म लेने से मृत्यु तक जो है 12 संस्कार हैं। जन्म से पहले 3 हैं और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार है, और इस प्रकार संस्कारों की कुल संख्या 16 है। तो स्पष्ट हो गया कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। और प्रश्न संख्या 10 है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? गोदान। केशांत संस्कार पहले जो है गुरु जी के आश्रम में हुआ करता था, और उस समय गोदान की प्रथा थी कि शिष्य जो है गुरु जी के यहाँ जब गया है तो वहाँ गोदान करने की परंपरा थी। गुरु जी को गाय दान किया जाता था, जिससे बच्चा जो है भोजन ग्रहण करेगा, उस गाय का दूध पी के भी जीवित रहेगा और अध्ययन करेगा। तो साहित्य संस्कारों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? गोदान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में पाणी ग्रहण होता है। वर और कन्या का पाणी माने हाथ होता है, एक दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो पाणी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। और प्रश्न संख्या 12 है हमारा कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? वरिष्ठों का। जीवन के जितने भी मुख्य अवसर हैं उन अवसरों पर आशीर्वाद अपेक्षित है। जितने भी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ यानी बड़े हैं, जो भी हमारे परिवार में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी कर्मकांड जो है विवाह संस्कार में होता है। उस समय जो है कन्या के 7 वचन हैं और वर के 5 वचन होते हैं। तो कन्या के जो 7 वचन हैं, कन्या जो कहती है उसे ही सप्तपदी कहा गया है। अब प्रश्न संख्या 14 कहता है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार का। फिर आ गया कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। विवाह में कन्यादान संस्कार होता है। कन्या का दान कर दिया जाता है। एक माता पिता जो है, जो कन्या के माता पिता हैं, पुत्री के माता पिता हैं, वह अपनी पुत्री का क्या कर देते हैं? कन्या का दान कर देते हैं, पुत्री का दान कर देते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अभी हम बताए थे 6, जिसमें 6वां क्या था? समावर्तन। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तन। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। विवाह संस्कार में गोदान संस्कार नहीं आता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा हमारा कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोनयन जो है जन्म पूर्व संस्कार है। जैसा मैंने अभी पढ़ाया था आपको, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। सीमंतोनयन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भवती प्रसन्न रहे। और सीमंतोनयन संस्कार जन्म पूर्व संस्कार है। प्रश्न संख्या 19 है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जो भी शिष्य थे उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्रश्न 20 है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ। जब किसी का विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ। जो ही उसका विवाह होता है अब वो गृहस्थ हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो उत्तर होगा प्राचीन काल से। प्राचीन काल से जो है संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार भी जो है जन्म से पहले होता है। मैंने बताया गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार हैं जो जन्म से पहले होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। वागदान जो संस्कार है वह किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में वागदान आया है। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कार। और प्रश्न संख्या 25 है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है?
तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है गुरु जी के घर से बच्चा गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करता है। अब वह ब्रह्मचारी नहीं रह जाता, अब वह गृहस्थ हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन मैंने पहले भी बताया, गर्भवती की प्रसन्नता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। प्रश्न संख्या 28 और आपका इस पाठ का अंतिम ऑब्जेक्टिव है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, गुरु जी के घर पर होता है। तो हम लोगों ने पाठ 6 भारतीय संस्काराह में जितने बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उसे मैंने पढ़ा दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे छात्र इसे याद करके उत्तम अंक अर्जित करके मेरा भी नाम रोशन करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पाठ 7 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।